दलित समाज से संघर्ष कर अपनी राजनीतिक कैरियर में इतने ऊंचे मकाम तक अब तक पहुंचे हैं। हाँ, वो दलित भी हैं, बहुत साधारण परिवार में पैदा हुए। उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता का तो सम्मान है ही, साथ साथ इस देश के दलित समुदाय का सर्वोच्च सम्मान भी है। ये बात साबित हो चुका है कि ये सरकार जो है गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति कटिबद्ध है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने दलित पृष्ठभूमि को ठीक से रेखांकित कर दिया ताकि उनका दलित होना राज्यपाल, राज्यसभा और वकालत के विशाल अनुभवों के कारण पीछे न रह जाए। सोमवार को बीजेपी संसदीय समिति की बैठक में फैसला हो गया कि बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर के गांव परोख में हुआ। उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से कॉमर्स में डिग्री ली, एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। आपको 16 साल तक दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का अनुभव है। आपके बचपन के दोस्त देवेंद्र जुनेजा ने बताया है कि आप उनके साथ नियमित रूप से आरएसएस की शाखा में जाते थे। 3 बार यूपीएससी देने की कोशिश की मगर आईएएस में नहीं हुआ तो अलाइड सर्विसेज छोड़ वकालत का रास्ता चुना। 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के प्राइवेट सेक्रेटरी बने। उसी दौरान भाजपा नेतृत्व के संपर्क में आए। 1990 में बीजेपी के टिकट पर घाटमपुर लोकसभा से चुनाव लड़े, हार गए। 1994 में यूपी से राज्यसभा चुने गए और 2006 तक रहे। 2007 में कानपुर देहात की भोगिनीपुर विधानसभा से लड़े मगर बसपा उम्मीदवार से हार गए। अगस्त 2015 में बिहार के राज्यपाल बनाए जाने से पहले आप यूपी बीजेपी के महामंत्री थे। अखिल भारतीय कोली समाज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बीजेपी दलित मोर्चा के अध्यक्ष भी। भारत की राजनीति में 2-4 ही बड़े मास्टर स्ट्रोक हैं: महिला, मुस्लिम, दलित और पिछड़ा। अनुसूचित जाति का कार्ड कम ही चलता है, जनजाति का कार्ड कम ही चलता है। हो सकता है उपराष्ट्रपति पद के लिए बचा कर रखा गया हो। 2017 की तरह 1997 में ऐसा ही एक मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस ने चला था जब के आर नारायणन का नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित हुआ। बीजेपी से लेकर संयुक्त मोर्चा तक ने तब उनकी उम्मीदवारी का समर्थन कर दिया। क्या कांग्रेस अब बीजेपी को रिटर्न गिफ्ट देगी? वो एक ऐतिहासिक घड़ी थी मगर पहली बार कोई दलित भारत के गणतंत्र के शिखर पर बैठने जा रहा था। नारायणन के खिलाफ किसी भी बड़े दल ने कैंपेन नहीं किया, शिवसेना को छोड़कर, जिसने टीएन शेषन को अपना उम्मीदवार बनाया। उस वक्त के.आर. नारायणन को राष्ट्रपति के लिए पढ़ने वाले कुल 11 लाख वोटों में से 9,56,290 वोट मिले थे। यह तब का रिकॉर्ड है, अधिकतम वोट मिला। के.आर. नारायणन ने न्यायपालिका के सामने ऐसे सवाल उठा दिए जिसे लेकर अब तक चुप्पी थी और राष्ट्रपति शासन की सिफारिशों पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी टकरा गए। 25 जुलाई 1999 की इंडिया टुडे में प्रभु चावला की एक रिपोर्ट आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। नवंबर 1998 में राष्ट्रपति नारायणन ने जजों की नियुक्ति के फाइल पर ऑन रिकॉर्ड टिप्पणी कर दी कि अनुसूचित जाति जनजाति के योग्य उम्मीदवार होते हुए भी न्यायपालिका में उनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है। तब खूब बहस हुई। 8 साल बाद यानी 2006 में के.जी. बालाकृष्णन भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। गोपाल गांधी, जिनकी उम्मीदवारी की बात थोड़ी देर के लिए चली थी, इस बार भी वे के.आर. नारायणन के सचिव थे। उस वक्त उन्होंने राष्ट्रपति की तरफ से कोलेजियम की फाइल पर लिख दिया कि जज तबादले से लेकर अपने तमाम निर्णयों के बारे में आपत्ति या सहमति लिखित रूप में दर्ज करें तो बेहतर रहेगा। अक्टूबर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी। नारायणन ने 80 घंटे तक विचार करने के बाद यह कहकर फाइल लौटा दी कि सरकार दोबारा विचार करे क्योंकि बिहार में कोई संवैधानिक संकट के हालात नजर नहीं आते। अब इस कदम की तुलना आप उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश पर मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के दस्तखत से कर लीजिए। दोनों ही उनके फैसले अदालत से खारिज हो गए, बल्कि उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने यहां तक टिप्पणी कर दी कि राष्ट्रपति कोई राजा नहीं होता कि उसके फैसले की समीक्षा नहीं होगी। प्रणब मुखर्जी के नाम का ऐलान होते वक्त भी कहा गया था कि वे राजनीतिक और संवैधानिक मामलों के जानकार हैं। शुक्र है इन सब के बीच प्रतिभा पाटिल याद नहीं आ रही। वो भी पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में मास्टर स्ट्रोक ही थी। नारायणन को कांग्रेस दूसरी बार उम्मीदवार बनाना चाहती थी मगर सरकार बीजेपी की थी और अब उसके पास एक नया मास्टर स्ट्रोक था, एपीजे अब्दुल कलाम। दलित के सामने मुस्लिम मास्टर स्ट्रोक। कई लोग कहते हैं कि गुजरात दंगों के दौरान सेना के हस्तक्षेप की पहल करने के कारण नया प्रतीक लाया गया। Rediff.com ने 8 मार्च 2005 का के.आर. नारायणन का एक इंटरव्यू प्रकाशित किया है
जो उन्होंने मलयालम की मासिक पत्रिका मानव संस्कृति को दिया था। इसमें के.आर. नारायणन कहते हैं कि गुजरात के सांप्रदायिक दंगों में सरकार और प्रशासन का समर्थन था। मैंने इस मामले में प्रधानमंत्री वाजपेयी को बहुत सारे पत्र लिखे, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। के.आर. नारायणन दलित राष्ट्रपति थे, मगर प्रतीक राष्ट्रपति नहीं थे। क्या रामनाथ कोविंद को सिर्फ प्रतीकों और मास्टर स्ट्रोक तक सीमित करना सही होगा, जबकि बिहार के राज्यपाल के रूप में वे खुद को साबित कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी सराहना कर रहे हैं। उन्होंने राजभवन को दिल्ली की तरह राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया। रामनाथ कोविंद ने बिहार चुनाव से पहले 8 अगस्त 2015 को राज्यपाल के रूप में शपथ ली और 18 अगस्त को आरा की उस रैली में हाजिर भी थे मंच पर, जहां प्रधानमंत्री ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ देने की बात कही। यह कार्यक्रम सरकारी था, मगर राज्यपाल का परिचय थोड़ा चुनावी हो गया था। बिहार प्रदेश के नए राज्यपाल श्रीमान रामनाथ कोविंद जी राज्यपाल पद पर धारण करने के बाद आदरणीय रामनाथ जी का पटना के बाहर यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम आरा में हो रहा है। श्रीमान रामनाथ कोविंद जी जीवन भर दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उपेक्षित, पिछड़े, अति पिछड़े, उनके कल्याण के लिए वो अपना जीवन खपा चुके हैं। पूरा जीवन समाज के ऐसे। बीजेपी फिर से इन्हीं पर्यायवाची विशेषणों का इस्तेमाल कर रही है। बिहार में इससे चुनावी लाभ तो नहीं हुआ, मगर इस बहाने बिहार को एक अच्छा राज्यपाल जरूर मिला। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि कोविंद दलित हैं और इनका जो विरोध करेगा वो दलित विरोधी होगा। इस तर्क से तो किसी को पासवान जी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए या बीएसपी के खिलाफ किसी को उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। वैसे रामविलास पासवान उस खेमे में क्या कर रहे हैं जहां शिवसेना है, जिसने भारत के पहले दलित राष्ट्रपति की उम्मीदवारी का विरोध किया था और टीएन शेषन को उतारा था, और अब भी उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि दलित उम्मीदवार बनाने से क्या हो जाता है। यह सही है कि मौजूदा दलितों के बीच नई तरह की बेचैनी दिख रही है। ऊना की घटना का विरोध हो या रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद का राजनीतिक हंगामा, सहारनपुर की घटना के बाद भीम आर्मी के समर्थकों का जंतर मंतर पर 2-2 बार चले आना, कहीं जिग्नेश हैं तो कहीं चंद्रशेखर, कहीं रतनलाल तो कहीं चंद्रभान। इसके बाद भी बीजेपी ने किसी दलित चेहरे को यूपी चुनाव में सामने नहीं किया, फिर भी उसे ऐतिहासिक जीत मिली। तब रामनाथ कोविंद नहीं थे। रामनाथ कोविंद की पृष्ठभूमि से ज्यादा प्रधानमंत्री की राजनीतिक दांव की चर्चा हो सकती है कि कहीं उन्होंने इस नाम से विपक्ष को बिखेर तो नहीं दिया। सवाल है कि क्या रामनाथ कोविंद के.आर. नारायणन की तरह व्यापक रूप से आम सहमति से चुने जाएंगे या फिर चुनाव होगा। विपक्ष की प्रतिक्रिया सुनिए। ये शुरू से ही अधिकांश बीजेपी व आरएसएस से ही जुड़े रहे हैं, इसलिए उनकी इस राजनीतिक पृष्ठभूमि से तो मैं कतई भी सहमत नहीं हूं। और उन्होंने बताया था जब हम निर्णय लेंगे तो आपको बताएंगे कि सरकार ने कुछ लीडरों को और हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट और मनमोहन सिंह जी को टेलीफोन पे बताया, लेकिन सिर्फ निर्णय करने के बाद सिर्फ नाम बताया। घोषणा अगर कर दी तो हमने कहा आपने घोषणा कर दी तो अब विपक्षी पार्टियां हम लोग सब मिलकर हम अपना निर्णय लेंगे। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे बिहार के राज्यपाल देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हुए। वो तो निर्णय हो गया तो उसमें आम सहमति की तो गुंजाइश रही नहीं, ये हम अपेक्षा नहीं करते थे। कई लोगों को लाल कृष्ण आडवाणी के लिए सहानुभूति हो रही है, वे याद आ रहे हैं। अब आडवाणी जी के लिए दूसरे क्यों बोले, वे खुद भी तो बोल सकते हैं। इतनी सक्षमता तो हासिल की ही होगी उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में। हर बार तो नहीं, मगर कई बार राजनीति में सहानुभूति के लिए बोलना पड़ता है और पद के लिए चुप रहना पड़ता है। फिलहाल कोविंद जी का स्वागत कीजिए। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। पीएल पुनिया है प्रवक्ता कांग्रेस, केसी त्यागी जी हैं महासचिव जेडीयू, और उदित राज जी हैं सांसद भाजपा भारतीय जनता पार्टी।
उदित राज जी, जो विपक्ष के खेमे की प्रतिक्रिया है वो एक तरह से अनुमानित प्रतिक्रिया है, पर फिर भी हम जानना चाहते हैं कि रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी को आप एक दलित चिंतक के रूप में, सांसद से पहले वो भी हैं, आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसको बहुत अच्छे सेंस में देखता हूं। ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है और भारतीय जनता जी, आप बोलते रहिए जी। राष्ट्रपति के पद से राष्ट्रपति के पद से नवाजने जा रही है और रामनाथ कोविंद जी जीतेंगे। रामनाथ कोविंद जी को मैं जानता हूं, ये लाके भी जानकार हैं। गवर्नर के पद पर रहते हुए भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं वहां पर पैदा हुई। मैं इनके साथ काम भी किया हूं और दलितों के प्रति भी इनका काफी दर्द है। न केवल दलितों के बल्कि ये जहां भी रहे हैं अच्छा कार्य किए हैं। एक गवर्नर दलित नहीं होता, लेकिन गवर्नर के पद पर रह करके इन्होंने अच्छा कार्य किया है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश भेजा है कि सबको मौका मिलना चाहिए। और अभी तक जितने राष्ट्रपति हुए उसमें से केवल ये दूसरे राष्ट्रपति होने जा रहे हैं। तो इस तरह का दलित की बारी तो थी ही, बहुत पहले बारी आनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि अनुसूचित जनजाति की बारी थी? क्या आपको नहीं लगता कि एक बार जब KR नारायणन बन चुके हैं तो इसी मास्टर स्ट्रोक के हिसाब से किसी अनुसूचित जनजाति की बारी थी, जो झारखंड के राज्यपाल की जो चर्चा हो रही थी? नहीं, देखिए ऐसा है कि शेड्यूल कास्ट के कीमत पर बारी अनुसूचित जनजाति की बारी तो नहीं होनी चाहिए। जब एक सवर्ण बिरादरी के बहुतायत हुए हैं तो वो अनुसूचित जनजाति को उनमें से किसी से होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट तो 15% है। अगर 15% का रेशियो आप निकालेंगे, 2 राष्ट्रपति भी मान लिया तो भी कम पड़ता है, 10% पड़ता, उसके कम पड़ता है। ठीक है। तो आगे अनुसूचित जनजाति को दे दिया जाए, या तो पहले दिया जाना चाहिए था। कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? कांग्रेस को अनुसूचित जनजाति को देना चाहिए था। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अनुसूचित जाति को दे दिया तो कीमत किसके कीमत पर, जनजाति की कीमत पर नहीं दिया है। ठीक है। त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब KR नारायणन की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी का ही बयान है कि वो समर्थन करते हैं और अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। और संयुक्त मोर्चा जिसमें आप लोग थे तब, आप लोगों ने भी सपोर्ट किया था। क्या इस बार आप लोग फिर से सपोर्ट करेंगे? जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार को बीजेपी ने सपोर्ट किया था, क्या बीजेपी के उम्मीदवार को इस बार कांग्रेस या आप लोग, आपकी पार्टी खासकर, वो सपोर्ट करेगी? और तेज करो। देखिए, हम तो निराले फैसले लेने के लिए प्रसिद्ध हैं। हम NDA में थे और UPA के उम्मीदवार प्रणव बाबू थे, तो हमें लाख मनाया अटल अडवाणी जी ने, लेकिन हमने प्रणव बाबू को सपोर्ट किया था। हम मानते थे कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रणव बाबू NDA के उम्मीदवार से अच्छे उम्मीदवार हैं। पिछले दिनों का हमारा जो अनुभव कोविंद जी के बारे में रहा है, जो गवर्नर हाउस हैं, ये ट्रांसफर, पोस्टिंग और वाइस चांसलरों को नियुक्त करने के अड्डे बन चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो विशैला प्रचार प्रसार है उसके भी केंद्र बन चुके हैं। जैसे दिल्ली भी शामिल है उसमें, उत्तर प्रदेश भी शामिल है। तो उनसे भिन्न तरह का आचरण निसंदेह उनका रहा है और हम एक दिन भी अनकंफर्टेबल उनके रहते हुए नहीं रहे हैं। ना कन्फ्रंटेशन हुआ है और ना उन भाषाओं का, शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है जो उत्तेजना फैलाते हैं। नंबर 3, जो अभी हमारे मित्र उदित राज जी ने कहा, इस समय देश के अंदर इस एक दलीय व्यवस्था का और इस जातीय व्यवस्था का विरोध अगर सार्थक तरीके से कहीं हो रहा है तो जहां दल थक गए हैं वहां दलित समाज का नौजवान सीना ताने खड़ा है। चाहे IIT चेन्नई है, चाहे रोहित वेमुला की शहादत है, चाहे ऊना के दलित हैं, और चाहे अब भीमसेना के रूप में ये नया दलित आंदोलन आया है। इसने सब राजनीतिक दलों के अंदर के ढांचे को
तहस नहस कर दिया। और अगर कोई चुनौती देश के अंदर इस वर्णीय व्यवस्था या एक दलीय व्यवस्था के विरुद्ध कोई है, वो दलित समाज से है। इसलिए उनकी आक्रामकता, उनकी संगठन शक्ति और आने वाले भविष्य में उनके द्वारा सत्ता प्रतिष्ठानों पर और वर्ण व्यवस्थाओं पर जो पहले से ज्यादा संगठित होकर के और उग्र तरीके से जो प्रहार होंगे, शायद उसकी धार को कम करने के लिए राम गोविंद जी को चुना गया है, ऐसा भी मुझे लगता है। लेकिन हमारी पार्टी 17 पार्टियों के गठबंधन के साथ जुड़ी हुई है। ये नीतीश कुमार जी ने बहुत शालीनता के साथ बताया कि गवर्नर के रूप में भी, बिहार के गवर्नर के रूप में भी जो उनका कार्यकाल रहा है वो बहुत उत्तम रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या आप विपक्ष को के.आर. नारायणन के समय की तरह समर्थन कर देना चाहिए या उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है? देखिए, हाँ ना में रवीश जी आप नहीं पूछते हैं। के.आर. नारायणन जैसा तो राष्ट्रपति आज तक हुआ ही नहीं है। मेरे को याद है बाबरी मस्जिद का जब डिमोलिशन हुआ था, उसके तुरंत बाद उपराष्ट्रपति होते हुए वो सदन की तरफ से प्रस्ताव लेकर के आए थे, इसकी निंदा करो। जब एनडीए की सरकार, जिसमें हम भी शामिल थे, तब वेंकट चलैया की कमेटी बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए। और जब वेंकट चलैया साहब उनसे अपॉइंटमेंट मांगते हैं तो पूछते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट जस्टिस के नाते है या कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू करने की कमेटी के नाते है। और अगर रिव्यू करने की कमेटी के नाते है, नो, और जस्टिस वेंकट चलैया मुझसे मिलना चाहते हैं तो यस। तो ऐसा निर्भीक, स्वाभिमानी और आस्थाओं वाला तो राष्ट्रपति कोई हुआ नहीं। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पद है। और मुझे उम्मीद है अगर चुने जाते हैं कोविंद जी, तो मोहन भागवत जी की चुनौती, मनमोहन वैद्य जी की चुनौती जो दलित समाज के लोगों के सामने ही है कि आरक्षण का भी रिव्यू करो, संविधान का भी रिव्यू करो। मुझे आशा है कि डॉक्टर अंबेडकर की निर्भीकता और डॉक्टर अंबेडकर का जो ज्ञान है, उससे वो संचालित होकर के उन चीजों का भी विरोध करेंगे। ठीक है। जहां तक उनकी उम्मीदवारी को लेकर के 22 तारीख की हमारी मीटिंग है, उसमें हम तय करेंगे।